Bismillahirrahmanirrahim दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। दोस्तों आज हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है जो कि इंग्लैंड में आया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है इसकी अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो कुछ कहते हैं 1688 से 1689 तक, लेकिन अगर हम इसको देखें तो 1685 से 1689 तक इसका एक ड्यूरेशन वो रहा है। अब इसके कुछ बैकग्राउंड अगर हम देखें कि कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं कि जिसकी वजह से ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है ये आता है। अब आते हैं फर्स्ट पे के मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा है, इसकी हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंस है जो कि आती है 1215 में। ये मैग्ना कार्टा बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्स था जो कि साइन हुआ था बिटवीन किंग एंड बैरन्स। ये हुआ कि बैरन्स ने किंग को ये कहा कि अब इसके बाद जो भी आप टैक्स लगाते हैं लोगों पे तो आपको पहले बैरन से कंसर्न लेना होगा, उससे मशवरा लेना होगा, उससे मशवरा करेंगे, आप बातचीत करेंगे, उसके बाद आप टैक्स लगाएंगे। अब इसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब ये फर्स्ट टाइम जो पार्लियामेंट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ इंग्लैंड में 1215 में, और फिर बाद में हम आते हैं 1265 में। अब 1215 में जो पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोग थे, मतलब जितने ये लॉर्ड्स फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे वही लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे। उसके बाद जब 1265 में हम आते हैं तो उसमें जो लोग इलेक्ट होते थे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी इलेक्ट होते थे, इसके अलावा बाकी भी लोग उसमें शामिल हुआ करते थे। तो जब ये पार्लियामेंट वजूद में आता है तो उसके बाद क्या होता है, एक क्लैशेस से वो बनती है बिटवीन पार्लियामेंट एंड किंग, बिटवीन पार्लियामेंट एंड मोनार्की। अब ये होता है कि पार्लियामेंट और मोनार्क के दरमियान एक जंग सी वो छिड़ जाती है जो कि लास्ट में आके ग्लोरियस रिवॉल्यूशन पे आता है। अब इस तरह होता है कि लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि क्या मोनार्क के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए या पार्लियामेंट के पास। अब ये एक बहस छिड़ गई जिसमें बाद में इस पे काफ़ी जंग भी हो गए कि पावर किसके पास ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो पार्लियामेंट भी कोशिश कर रही थी कि हमारे पास पावर ज़्यादा आनी चाहिए और किंग भी ये कोशिश कर रही थी। अब इसके बाद आते हैं वॉर ऑफ रोसेस। जो वॉर ऑफ रोसेस जो है जो कि लड़ी गई 1455 से 1483 तक, ये बेसिकली वॉर था बिटवीन हाउस ऑफ लैंकास्टर और हाउस ऑफ ट्यूडर। ये दो डायनेस्टी थी, इन दो डायनेस्टी के दरमियान इस बात पे ये जंग लड़ी कि जो इंग्लैंड का जो थ्रोन था, जो इंग्लैंड की बादशाहत थी, वो किसको मिले। तो ये दोनों डायनेस्टी उस बादशाहत के जो तख्त था उसके लिए उन्होंने जंग लड़ी। बाद में जो हाउस ऑफ ट्यूडर था उन्होंने जंग वो जीत ली। अब जो हाउस ऑफ ट्यूडर था वो मतलब पावर में आ गए, तो उसका जो लास्ट, अगर हम बात करें जो लास्ट मोनार्क था वो था क्वीन एलिजाबेथ वन, जिन्होंने 1558 से 1603 तक हुकूमत की। अब इसके बाद आते हैं हम, इसलिए शॉर्ट वो आपको ब्रीफ करते जा रहे हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड है, आपको थोड़ा सा वो समझ आना चाहिए कि हिस्ट्री क्या थी इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के पीछे। तो इसके बाद हम आते हैं कि जो ट्यूडर डायनेस्टी का लास्ट मोनार्क ये था। अब इसके बाद जो मोनार्की आती है वो कौन सी डायनेस्टी की आती है, वो स्टार्ट होती है स्टुअर्ट डायनेस्टी की। अब जो स्टुअर्ट डायनेस्टी है इसकी जो फर्स्ट किंग आता है वो है जेम्स वन, जो कि बाद में फेमस होता है जेम्स स्टुअर्ट के नाम से। अब जेम्स वन जो है ये मोनार्क होता है। इसके बाद जो अगला मोनार्क जो होता है वो चार्ल्स वन होता है। अब ये जितने भी मोनार्क आते हैं ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो पार्लियामेंट है उसको हम सप्रेस करें, उनसे जो पावर्स है वो ले ले, ताकि हम जो भी
डिसीजन लेते हैं वो पार्लियामेंट उस पर चेक एंड बैलेंस न रखे, क्योंकि ये होता था कि जो पार्लियामेंट थी उसका मेन एक फंक्शन ये भी था कि वो जो किंग था या मोनार्क था उस पे वो चेक एंड बैलेंस रखे। सपोज़ अगर कोई वो टैक्स वगैरह लगाते हैं या कोई मतलब ऐसा कोई कदम उठाता है जो कि लोगों के अगेंस्ट हो, तो वो उसको कंट्रोल करे, उसको वो काम करने न दिया जाए। तो इस तरह जो चार्ल्स वन था इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, काफ़ी स्ट्रगल की ताकि वो पार्लियामेंट को सप्रेस करें, लेकिन वो भी इसमें कामयाब न हो सका। इसके बाद हम आते हैं चार्ल्स वन के दौर में। एक जंग होती है किसके दरमियान, बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के दरमियान, जो कि 1640 में होती है ये जंग। अब ये होता है कि जो चार्ल्स वन है वो ये चाहता है कि मैं इस जंग के लिए वो जंगी जो हथियार होते हैं वो खरीद लूँ। तो जाहिर सी बात है जब वो उस वक्त वो लोग जंगी हथियार लेते थे तो उसके लिए उनको टैक्स लगाना पड़ता था ताकि वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करे और उस टैक्स की वजह से वो क्या करे, वो जंगी हथियार खरीद ले। तो ये होता था कि चार्ल्स वन जो है इन्होंने एक ये भी कोशिश की कि पार्लियामेंट के जो इजलास थे उन्होंने वो कम बुलाना शुरू किए। तो जब ये जंग छिड़ती है तो उस दौरान चार्ल्स वन ने इन्होंने ये कोशिश की कि इन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया। वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मकसद ये था, उस वक्त ये एक मुआहिदा हुआ था बिटवीन पार्लियामेंट एंड मोनार्क कि जब भी कोई किंग टैक्सेशन लागू करता है तो उसको पार्लियामेंट का कंसर्न लेना होगा, पार्लियामेंट से मशवरा लेना होगा, जिस तरह हमने देखा मैग्ना कार्टा के वो डॉक्यूमेंट्स में। तो ये हुआ कि इन्होंने जब पार्लियामेंट को कॉल की फॉर द सेशन, फॉर द इजलास, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, इनकार किया कि हम ये नहीं मानेंगे। तो इस वजह से जो 1642 का दौर है वहाँ से क्या होता है, इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट होती है बिटवीन पार्लियामेंट एंड किंग। अब इसमें दो आर्मीज आते हैं फ्रंट पे, एक आर्मी पार्लियामेंट की होती है और दूसरी जो आर्मी है वो किंग की होती है। पार्लियामेंट की जो आर्मी होती है उसे कहते थे मॉडर्न आर्मी, बाकी जो किंग की जो आर्मी थी चार्ल्स वन की उनको कहते थे कैवेलियर आर्मी। अब ये होता है कि इन दोनों आर्मी के दरमियान एक सिविल वॉर स्टार्ट होती है जो कि आगे जाके 1646 में ये वॉर ख़त्म होती है। जो मॉडर्न आर्मी है, जो पार्लियामेंट है, वो इस जंग को जीत लेती है और आगे जाके जो 1649 में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इस तरह हुआ कि किसी किंग को अंडर ट्रायल लिया गया। अब जो चार्ल्स वन है उसकी ट्रायल हुई और उस ट्रायल के दौरान उनको क्या हुआ, उनको फांसी दे दी गई। अब क्या होता है, जो 1649 का दौर है, 1649 से 1653 का जो दौर है उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड। उसको क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड। मतलब ये कि ये जो पीरियड था ये पार्लियामेंट का दौर था। अब इस दौर में पार्लियामेंट ने हुकूमत की, लेकिन क्या हुआ कि जब भी मतलब कहीं पे भी कोई न्यू सिस्टम आता है तो उसको सही तरीके से परफॉर्म या मैनेज करने में काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन ये हुआ कि जो पार्लियामेंट है वो वहाँ पे जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने वो पसंद नहीं किया, क्योंकि वो लोग क्विक चेंजेस चाहते थे कि कोई ऐसा हुकूमत आए जो कि क्विक चेंजेस वगैरह ला सके। अब ये होता है कि उस वक्त जो मॉडर्न आर्मी का जो लीडर था ओलिवर क्रॉमवेल, उन्होंने काफ़ी जो स्कॉटलैंड की जंग थी और भी जंग थी उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छी वो परफॉर्म किया था। इसके अलावा सिविल वॉर में भी। तो ये हुआ कि जब हालात ख़राब हुए तो उसमें जो ओलिवर क्रॉमवेल है उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज किया मुल्क में। तो वहाँ से उनका दौर स्टार्ट होता है जो कि आगे जाके 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल जब मरता है तो उसकी मरने पर वो जो सिस्टम है दोबारा पार्लियामेंट के पास चला गया। अब पार्लियामेंट ने ये सोच लिया कि
न तो मार्शला ने काम वो चला सका मुल्क में, न तो पार्लियामेंट का सिस्टम लोगों को पसंद है। अभी उन्होंने दोबारा मोनार्की की तरफ कदम बढ़ाए। तो क्या हुआ कि जो चार्ल्स टू था, चार्ल्स वन का बेटा चार्ल्स टू, उनको उन्होंने दावत दी कि आप आ जाए, आप किंग बने। अब जो चार्ल्स टू जो था वो जब आता है किंग बनने, तो वो एक कैथोलिक था। जो क्रिश्चियन है उसके दो सेक्ट होते हैं, उसके दो फ़िरके होते हैं, एक को कहते हैं कैथोलिक, दूसरे को कहते हैं प्रोटेस्टेंट। अब ये आता है और इसके बाद इसकी जो हुकूमत है वो 1660 से 1685 तक वो चली जाती है। इसके बाद फिर आता है जेम्स टू। ये होता था कि जो उस वक्त ये होता था कि अगर किसी बादशाह का कोई वारिस ना हो, कोई बेटा वगैरह ना हो, तो उसका छोटा भाई भी वो किंग बन सकता है। तो ये हुआ, जो जेम्स टू जो है वो चार्ल्स टू का छोटा भाई था। अब ये होता है कि जो जेम्स टू जो है वो जब पावर में आता है तो तो ये कि वो एक कैथोलिक वो सेक्ट से बिलोंग करता था। बाकी जो लोग थे वो ज़्यादातर वो प्रोटेस्टेंट थे। अब कुछ कॉजेज़ की हम बात करेंगे कि जिसकी वजह से बाद में ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आता है। नंबर फर्स्ट पे अगर हम बात करें तो वो है रिलीजियस कॉजेज़। अब रिलीजियस कॉजेज़ में ये था कि जो जेम्स टू था, इन्होंने कैथोलिक के लिए ऐलान किया फ्रीडम ऑफ वर्शिप, न कि प्रोटेस्टेंट के लिए। तो एक तो ये था। इसके अलावा ये था कि आर्मी में जितनी भी बड़े बड़े ओहदे थे उसमें उन्होंने कैथोलिक को अपॉइंट किया, ताकि वो बाद में जो लोग थे उनकी जो राइट्स थी उनको वो सप्रेस करें। तो ये भी एक रीज़न थी। इसके अलावा इन्होंने एक डिक्लेरेशन पास की जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस। अब इस डिक्लेरेशन में किंग ने ये कहा था कि जो भी पीनल लॉ है वो अगेंस्ट कैथोलिक उन्होंने वो सस्पेंड किए। कि सपोज़ अगर कोई कैथोलिक कोई जुर्म वगैरह करता है जिसको पीनल लॉ डील करता है, वो कैथोलिक के खिलाफ अप्लाई नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ी रीज़न थी। इसके अलावा पॉलिटिकल कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है उस वक्त पार्लियामेंट तो थी, लेकिन बादशाह जो था वो बार बार ये कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से पार्लियामेंट से वो जो पावर है वो वापस ले लिया जाए और पार्लियामेंट को सप्रेस किया जाए। तो जो पार्लियामेंट का काम था कि बादशाह पे वो चेक एंड बैलेंस रखे, उस पावर को सप्रेस करने के लिए जेम्स टू बार बार ये कोशिश कर रहा था। और असल में जो जेम्स टू था उसकी ये एक प्लान थी कि वो एक स्टैंडिंग आर्मी बनाना चाहता था। तो उसके लिए उनको वो टैक्स वो इम्पोज वो करना चाहते थे। तो जो वो पार्लियामेंट थी वो जो चार्ल्स वन के दौर में जिस तरह उन्होंने वो टैक्स इम्पोज करने के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया, लेकिन पार्लियामेंट ने इनकार किया। बाद में वो सिविल वॉर भी हो गई बिटवीन पार्लियामेंट एंड किंग। इसी तरह यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उन्होंने भी वो टैक्स पे जो बात थी, टैक्स पे जो कंसर्न था उसको देने से इनकार किया कि हम इसको नहीं मानते। अब ये होता है कि जेम्स टू है वो ये कोशिश करता है कि वो किसी ना किसी तरीके से पार्लियामेंट को डिसॉल्व करे और एक न्यू इलेक्शन लेके आए, ताकि उसमें वो बंदे वो इलेक्ट करे जो कि जेम्स टू के करीब हो। वो जो भी वो हुक्म करे, वो जो भी बात करे, वो पार्लियामेंट उसको मान ले। लेकिन ये होता है कि जेम्स टू के कुछ करीबी लोग वो क्या करते हैं कि मैरी ये जेम्स टू की बेटी है जो कि एक प्रोटेस्टेंट थी। अब ये होता है, इससे पहले ये होता है कि जेम्स टू की जो दूसरी बीवी है उससे इसका एक बेटा पैदा होता है। वो असल में ये जेम्स टू जो है वो ये ऐलान करता है कि मेरे बाद जो किंग बनेगा वो मेरा ये बेटा होगा, न कि मेरी बेटी। अब जो प्रोटेस्टेंट थे उन लोगों में एक उम्मीद जो थी वो
उस पर भी पानी उन्होंने फेर दिया। उन लोगों की यही उम्मीद थी कि आगे जाके वो मेरी प्रोटेस्टेंट है वो बादशाह बनेगी, तो ये हालात जो है वो बेहतर होगी। लेकिन जब किंग ने ये ऐलान किया कि मेरा बेटा जो है वो आगे जाके कैथोलिक बनेगा और किंग बनेगा, तो उस पे जो जेम्स टू के कुछ करीबी लोग थे उन्होंने विलियम ऑफ ऑरेंज जो कि मैरी का हस्बैंड था उनको बुला लिया। उनको ये दावत दी कि आप आके इंग्लैंड पे हमला करें और हम आपको किंग बनाएंगे। अब असल में जो विलियम ऑफ ऑरेंज है वो असल में इंग्लैंड पे पहले से हमला करना चाहता था, लेकिन जब उनको ये दावत मिली तो उनको ये एक बहाना मिल गया कि मैं जाके उनकी मदद करूँगा। अब वो विलियम ऑफ ऑरेंज जो है वो आता है इंग्लैंड पे हमला करता है। इंग्लैंड पे हमला करने से पहले जब जेम्स टू को पता चलता है कि इस तरह वो हमला करना चाहता है तो वो उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। फिर बाद में वो जो जेम्स टू है वो भागने में कामयाब हो गया। अब जो विलियम ऑफ ऑरेंज है इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसको ख़त्म कर दिया। जो मोनार्की थी उसकी जो पावर थी उसको लिमिट किया गया और लोगों से ये अहद भी कर लिया कि अब के बाद जो पार्लियामेंट है वो जो कुछ भी कहेगी हम उसको मानेंगे। अब ये हुआ कि पार्लियामेंट के पास पावर ज़्यादा आ गई। दूसरी बात ये कि इन्होंने 1689 में एक डॉक्यूमेंट साइन की जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स या डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। अब ये बिल ऑफ राइट्स में ये हुआ कि उससे पहले जो भी वो हुकूमत आती थी उसमें आम जो लोग थे, अवाम जो थे, जो सिटीज़न थे, उसका कोई राइट्स नहीं था। अब इस बिल ऑफ राइट्स में ये कहा गया कि अब जो सिटीज़न है, आम अवाम है, उसको भी वो उस इलेक्शन में हक दिया गया, उसको भी वो पावर दी गई। तो इस तरह अगर हम देखते हैं कि पूरे एब्सोल्यूट मोनार्की से चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, तो ये एक काफ़ी वो खुशैन बात थी। आगे जाके फिर डेमोक्रेसी आती है। जो अब इस दौर में जो विलियम ऑफ ऑरेंज है, यहाँ पे इस दौर में क्या होता है, जो सॉवरेनिटी है वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी होती है, जहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन होता है, न कि किंग सॉवरन होता है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।